जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आरंभ अध्याय में। आज हम जानेंगे कैसे एक नया राज्य बनाया जाता है या कैसे राज्यों का विभाजन किया जाता है और संविधान ने किनको ये ताकत दी हुई है। सो लेट्स बिगिन विद पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1 डील्स विद नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 1 हमें बताता है कि हमारी जो यूनियन है, मतलब जो हमारा देश है, इसका क्या नाम है। और टेरिटरी मतलब कौन कौन सा लैंड एरिया, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, ये यूनियन का पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट है, इट सेज दैट इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दो नाम है हमारी कंट्री के, एक इंडिया और दूसरा भारत। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अलग अलग दो नाम सजेस्ट किए थे। कईयों ने ट्रेडिशनल नाम सजेस्ट किया था भारत, और कई कहते थे कि मॉडर्न नाम रखना चाहिए इंडिया। इसीलिए ये जो कन्फ्लिक्ट था, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 1 ने हमारे देश के दो नाम बताए हैं, एक इंडिया और एक भारत। यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कि इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का ये मतलब होता है कि यूनियन से, एक संघ से, एक समूह से राज्य बने हैं, स्टेट्स बनी हैं, ना कि स्टेट्स से यूनियन बनी है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में वेरियस स्टेट्स कंबाइन होके एक यूनियन बनाती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे 50 स्टेट्स कंबाइन होके एक यूनियन बना रही है। वेयर एज हमारे देश में यूनियन से स्टेट्स बनी है, ना कि स्टेट से यूनियन है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स में स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती कि वो यूनियन से अपने आप को अलग कर दे। यूनियन ही डिसाइड करेगा कि कब किस राज्य का विभाजन करना है, क्या उसका नाम होना चाहिए। स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है यूनियन ऑफ स्टेट्स के कंसेप्ट में। दूसरी बात, ये आर्टिकल कहता है द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल्स वाली वीडियो में जब हम लर्न कर रहे थे ट्रिक्स टू रिमेंबर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि शेड्यूल्स वो होते हैं जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है जो आर्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं है। सेम चीज़ की एग्जाम्पल हमको यहाँ पे मिल गई कि आर्टिकल 1 कह रहा है कि अगर आपको नाम जानने हैं स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, तो आप फर्स्ट शेड्यूल में जाके उस लिस्ट को देख सकते हैं। आर्टिकल 1 का नाम तो था नेम एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन, लेकिन अगर हमको जानना है कि कौन कौन से राज्य भारत के हैं, अगर हम आज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है, तो क्या प्रूफ है कि उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है? वो ये प्रूफ है कि उसका नाम फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स की लिस्ट में मेंशन है। अगर हम आज कहते हैं कि दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, तो उसका प्रूफ भी यही है कि उनके नाम फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड पॉइंट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ। टेरिटरी मतलब लैंड एरिया। इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आता है? पहला, स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं। सेकंड, यूनियन टेरिटरीज, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और तीसरा पॉइंट जो लिखा है वो ये कि एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। ऐसी कोई भी टेरिटरी जो इन फ्यूचर इंडिया एक्वायर कर लेता है, वो भी इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये गेट ओपन रखा था इंडिया के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि प्रेजेंटली तो हमारे पास जितना एरिया है, इन फ्यूचर हम आसपास के और भी एरियाज़ को अपने इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। उन्होंने ये गेट ओपन रखते हुए आर्टिकल 1 में मेंशन कर दिया कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज तो आएंगी ही आएंगी, वो टेरिटरी भी आएगी जो इन फ्यूचर हम एक्वायर कर लेंगे। आर्टिकल 2 डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इट मीन्स इट डील्स विद एक्सटर्नल एडजस्टमेंट।
This article empowers the parliament to admit any region from outside India into our territory. ये आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी रीजन को, कोई भी एरिया को, इंडिया के आउटसाइड जो एरिया है उसको इंडिया का पार्ट बना सकता है, इंडिया में एडमिट कर सकता है। तो ये जो लास्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट आर्टिकल 1 में कि एनी अदर एरिया दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, सेकेंड आर्टिकल में उसी की बात कर दी गई है कि हमारी पार्लियामेंट कोई भी एरिया को जो इंडिया के आउटसाइड की है उसको इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। आर्टिकल 3 डील्स विद इंटरनल एडजस्टमेंट। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट हमने कर ली कि जो बाहर के एरिया थे उसको भी हम इंडिया का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिया है इंडिया का उसमें जो चेंजेस करने होंगे उनकी बात की गई है आर्टिकल 3 में। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को क्या क्या पावर देता है? पहली, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कि पार्लियामेंट एक नई स्टेट, एक नया राज्य या यूनियन टेरिटरी बना सकता है। सेकेंड, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का एरिया बढ़ा सकते हैं। थर्ड, टू डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का एरिया डिक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट। फोर्थ, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री जो है उसको चेंज कर सकती है। एंड फिफ्थ, चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज कर सकती है। तो अगर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज करना है, वो स्टेट के पास पावर नहीं है, यूनियन मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी स्टेट का नाम भी चेंज पार्लियामेंट ही करेगी। इन चेंजेस को करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? टू मेक सच चेंजेस इन स्टेट्स द थिंग्स रिक्वायर्ड, स्टेट्स में चेंजेस करनी है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी? पहला, प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी चेंज अगर आपको किसी स्टेट से रिलेटेड करना है, चाहे कहीं नई स्टेट बनानी हो, यूनियन टेरिटरी बनानी हो, एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना हो, बाउंड्री इंक्रीज डिक्रीज करनी हो या नेम चेंज करना हो, उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। जब प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया उसके बाद टू सीक द एडवाइस ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट से रिलेटेड हम ये चेंजेस कर रहे हैं उस स्टेट लेजिस्लेचर की एडवाइस भी लेनी है कि आप भी अपना ओपिनियन दे दो, लेकिन देयर ओपिनियन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, उनका ओपिनियन माना जाना ज़रूरी नहीं है, पार्लियामेंट उसको माने या ना माने ये उनकी मर्जी है। इवन इफ द स्टेट डजेंट एग्री, अगर स्टेट नहीं भी मानती चेंजेस के लिए तब भी देन द प्रेसिडेंट कैन पास द लॉ टू मेक दीज चेंजेस विद सिंपल मेजॉरिटी, तब भी प्रेसिडेंट लॉ पास कर सकते हैं, हमारी जो सेंटर है वो लॉ पास कर सकती है ये चेंजेस करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी की भी हम एक क्लास लाएंगे जिसमें आपको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी समझ आ जाएंगी। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि अगर स्टेट कोई सजेशन देती भी है लेकिन वो सजेशन पार्लियामेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, यूनियन के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो सिंपल मेजॉरिटी से ये चेंजेस कर सकते हैं। स्टेट्स के केसेस में तो ये है। यूनियन टेरिटरीज के केस में क्या है? सेम प्रोसीजर इज फॉलोड इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लेकिन बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सीक एडवाइस फ्रॉम द कंसर्न्ड यूनियन टेरिटरी टू मेक एनी चेंजेस। लेकिन यहाँ पे आपको वहाँ की यूनियन टेरिटरी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्टेट्स के केस में स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा तो जाता है, बेशक उनकी एडवाइस नहीं मानी जाती, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ के केस में उनसे पूछा भी नहीं जाता है क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में ही आती हैं। आर्टिकल 4 says that any change made by using Article 2 and 3 will not be considered as constitutional amendment under Article 368 special majority. It can be done by simple majority only.
आर्टिकल 4 कह रहा है कि अगर हम कोई भी चेंज लाते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में मेंशन की गई हैं। हमने पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 20 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये जो आर्टिकल 368 है ये पार्ट 20 में ही आता है, जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ। जब हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी होती है वो प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। वेयर एज सिंपल मेजॉरिटी में जितने भी लोग पार्लियामेंट में वोट दे रहे हैं उनके आधे से ज़्यादा अगर आपको वोट मिल जाते हैं तो वो बिल पास हो जाता है। तो आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करके कोई भी चेंज हम लाते हैं, आर्टिकल 2 में क्या है, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट, कि कोई भी आउटसाइड टेरिटरी को इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बना सकती है पार्लियामेंट। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, इंटरनल एडजस्टमेंट, कि यहाँ पे जो भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्ट करती हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाने की भी पावर है पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 का इस्तेमाल करके कोई भी चेंज अगर लाया जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिंपल मेजॉरिटी से ये चेंजेस हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से ही हो सकता था तो हमने सिक्किम को एक इंडियन स्टेट बनाया था बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, जबकि सिक्किम तो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट था ही नहीं, बाद में ऐड हुआ है। जब एक्सटर्नल एडजस्टमेंट आर्टिकल 2 के अंदर पार्लियामेंट कर सकता है और आर्टिकल 4 कह रहा है कि जब आर्टिकल 2 और 3 में हम कुछ चेंजेस करेंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, तो सिक्किम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों आई है? इसका जवाब है बेरुबरी यूनियन केस 1960। बेरुबरी यूनियन केस चल रहा था जिसका वर्डिक्ट आया है 1960 में। इन दिस केस इट वाज सेड that the external adjustment can be made by the parliament but a constitutional amendment is needed। बेरुबरी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा कि एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट चेंजेस ला सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी अंडर आर्टिकल 368। इसीलिए जब हमने सिक्किम को ऐड किया, क्योंकि 1960s में ये जजमेंट आ गया और सिक्किम वाज एडेड इन 1975, तो 1960 के बाद जितने भी एरियाज़ हमने एक्वायर किए हैं जो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट पहले नहीं थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही लाया गया है। 1960 से पहले जितने एरियाज़ एक्वायर किए गए उनके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई, लेकिन उसके बाद 1960 में जब कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, बट ओनली फॉर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट, जब कोई बाहर की एरिया को हमने अपने टेरिटरी में मिलाया। However, an internal adjustment can be made without any constitutional amendment by simple majority। लेकिन अगर कोई इंटरनल एडजस्टमेंट करनी है, जो भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इंडिया का पार्ट हैं उनमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो चेंजेस कर सकती है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाए हुए। इसीलिए जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बाइफर्केशन की गई थी इनटू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ J&K एंड लद्दाख, J&K स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था 2019 में, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आई थी। साथ ही साथ जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था तब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाई गई थी। क्यों नहीं लाई गई थी? क्योंकि आंध्र प्रदेश इंडिया का ही पार्ट था, उसमें चेंजेस करने का हक पूरा था पार्लियामेंट को बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। J&K जो स्टेट थी वो भी इंडिया का पार्ट था, उसमें भी बाइफर्केशन की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। बट सिक्किम जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, वो एक्सटर्नल एरिया था जो हमने एक्वायर किया था, तभी उसके लिए हमको अमेंडमेंट लानी पड़ी।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब आर्टिकल्स। आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इंडिया और भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। अगर आपको नाम जानने हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के, तो आप फर्स्ट शेड्यूल में जाके नाम की लिस्ट देख सकते हैं। और टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आएंगी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और कोई भी अदर एरिया जो हम फ्यूचर में एक्वायर कर लेंगे। तो फ्यूचर में एक्वायर कर लेंगे, इसी को लेके सेकंड आर्टिकल बना दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की बात की गई। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी आउटसाइड एरिया को इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बना सकता है। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट हमने कर ली, तो थर्ड आर्टिकल बात कर रहा है इंटरनल एडजस्टमेंट की, कि पार्लियामेंट है कोई नई स्टेट बना सकती है, एरिया इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, नाम बदल सकती है। और इन चेंजेस को करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा? पहले तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, और जब प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी, आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी एक बार पूछ लेना है। वो माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी सिंपल मेजॉरिटी से चेंजेस की जा सकती हैं। और यूनियन टेरिटरीज के केस में तो सिर्फ प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, यूनियन टेरिटरीज से तो पूछना भी ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 4 कह रहा है कि कोई भी चेंज हम आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग करके करते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368। मतलब कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। लेकिन एक केस आया है, बैरूबरी यूनियन केस 1960s में, जिस केस ने कहा है कि एक्सटर्नल एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ जाएगी अंडर आर्टिकल 368, वेयर एज इंटरनल एडजस्टमेंट बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हो सकती है। If you want to download the PDF of this lecture, you can download it from our Telegram channel. The link of Telegram channel is given in the description box. Do check it out. Thank you so much for watching. Bye.